हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वेद स्टडी पर। हम पढ़ रहे कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित। तो पिछली वीडियो में बच्चे हमने एक्सरसाइज 3.3 को ख़त्म कर दिया था, तो इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 पर। तो बच्चे आगे बढ़ने से पहले यदि आपने पिछली वीडियो मेरी नहीं देखी तो कृपया करके उन्हें देखिए। इस चैनल को नीचे जो आपके नीचे दिख रहा है, नीचे जाके आप लाल बटन पर दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए वेद स्टडी चैनल। ठीक है बच्चे, तो बढ़ते हैं और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए दबा के बच्चे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊं। इस चैनल पर मैं आपको बता दूं कि आगे जाके 11th-12th की वीडियो भी मिलने वाली है और साथ ही साथ आपको एनडीए वगैरह की भी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है बच्चे, ठीक है। तो बढ़ते हैं बच्चे, आज हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 3.4 को। 3.4 में बच्चे क्या है कि जो हम दो चर वाले रैखिक समीकरण यूं पढ़ रहे हैं उनको हमने दो तरीके से हल करना सीख लिया है। कौन कौन से? नंबर 1 ग्राफीय विधि, नंबर 2 प्रतिस्थापन विधि। इस एक्सरसाइज में बच्चे हम उसी दो चर वाले रैखिक समीकरण यूं को एक नई तरीके से हल करेंगे। तीसरा तरीका होगा जिसको बोलेंगे विलोपन विधि। अब विलोपन विधि क्या होता है बच्चे? विलोपन विधि नाम से ही पता चल रहा है, विलोप करना। विलोप मतलब अपने पास दो चर होते हैं एक समीकरण में, एक एक्स और एक वाई। उनमें से मैं किसी एक को विलोप करूंगा। कैसे विलोप करूंगा बच्चे? उनके जो गुणांक होते हैं दोनों समीकरण में, या तो एक चर के या तो एक्स के या वाई के, उनके गुणांक बराबर करूंगा और उनको या तो जोड़ूंगा या घटाऊंगा। वो हिसाब से देखूंगा अपने आप की कैसे में कट रहे हैं, यानी कि कैसे उनका विलोप हो रहा है। उस हिसाब से मैं समीकरणों को जोड़ दूंगा या घटा दूंगा। कैसे कैसे बच्चे? किसी एक चर के गुणांक को बराबर करके उन दोनों समीकरण को आपस में जोड़ेंगे, घटाएंगे तो एक चर में समीकरण बन जाएगी हमारे। इस प्रकार हम एक चर का विलोप कर देंगे। आगे देखते हैं हम सवाल में। ठीक है बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट पार्ट है बच्चे, जिसमें लिखा है, पहला प्रश्न है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है आपको बतानी भी है बच्चे। तो हम तो सिर्फ इसमें विलोपन विधि सीखेंगे, प्रतिस्थापन विधि आपने पिछली एक्सरसाइज में सीख ली है। तो आप दोनों तरीके से करेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैं आपको विलोपन विधि से ही करके दिखाऊंगा। ठीक है बच्चे, आप खुद करना दोनों विधि से। तो देख लेते हैं बच्चे, फर्स्ट पार्ट का पहला भाग है फर्स्ट पर्सन का, जिसमें दो इक्वेशन दी है, एक्स प्लस के वाई इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन दी है बच्चे 2x माइनस के वाई इक्वल टू 4। ये मैंने लिख ली है, तो आप देख लो इस बार। इनमें क्या करेंगे बच्चे हम, आपको बता दूं मैं क्या करना है, हमें विलोपन करना है किसी भी एक चर का। अपने पास दो चर होते हैं, एक एक्स और एक वाई, और ये अचर होता है। यहाँ भी ये एक्स है, ये वाई है और ये अचर है। किसी एक की चर का विलोप करेंगे। कैसे करेंगे बच्चे? पहली बात तो उनका गुणांक बराबर करेंगे। अगर गुणांक बराबर नहीं है तो गुणांक बराबर करेंगे, अगर गुणांक बराबर है तो कोई बात नहीं, तो उनको ऐसे ही कर देंगे, ऐसे ही जोड़ घटाएंगे आपस में। देखो तो बच्चे, मैं अगर देखूँ यहाँ पर एक्स का गुणांक कितना, 1, यहाँ पर एक्स का 2, तो इनके तो अलग अलग है। लेकिन अगर मैं पूछूँ वाई का गुणांक कितना, यहाँ कितना है बच्चे 1, जिसका कुछ नहीं होता उसका कितना होता है 1। यहाँ पर भी वाई का गुणांक कितना 1, तो मुझे दिख रहा है बच्चे वाई का गुणांक यहाँ पर 1 है, दोनों का 1 है। इसका मतलब इनको गुणांक बराबर है, इसका मतलब बराबर करने की जरूरत ही नहीं। तो मैं यहाँ से देख लूँ, अगर मैं इन दोनों समीकरणों को जोड़ दूँ तो मुझे दिख रहा है कि ये वाला और ये वाला, एक प्लस का एक माइनस का, तो कटेगा, वाई वाई कट जाएगा। इसका मतलब एक्स एक्स में समीकरण रह जाएगी, यानी कि एक चर का विलोप हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे, इस वाले समीकरणों में मुझे जो है गुणांक बराबर करने की जरूरत नहीं है। देखो गुणांक बराबर है। हाँ, अगर मैं x से करना चाहूँ तो x के गुणांक बराबर करके मैं कर सकता हूँ। x के गुणांक बराबर कैसे होंगे? x में यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, तो पूरी समीकरण में ऊपर मैं 2 से गुणा करके फिर इसके गुणांक बराबर करके भी कर सकता हूँ। लेकिन हम करेंगे कैसे? आसान तरीके से। तो आसान क्या बनना बच्चे, इनके गुणांक मुझे बराबर दिखाई दे रहे, तो मैं कर रहा हूँ समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर। जोड़ा क्यों बच्चे? जोड़ेंगे इसलिए क्योंकि बच्चे यहाँ दिख रहा है ये प्लस है ये माइनस है, तो जोड़ दो। बाईं ओर के बाईं ओर जुड़ेंगे, दाईं ओर के दाईं ओर। तो पहली वाली समीकरण है एक्स प्लस के वाई इक्वल टू 5, दूसरी वाली समीकरण है 2x माइनस के वाई इक्वल टू 4। इनको ऐसे यहाँ लिख लेंगे जोड़ने पर। तो जैसे ही जोड़ेंगे, एक वाई प्लस का एक वाई माइनस का, कट गया। एक एक्स ये 2x ये कितना हो गया 3x, और 5 और 4 9, कोई दिक्कत? तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 9 अपॉन में कितना 3, तो कितना कट जाएगा 3 बार। इसका मतलब x का मान कितना आया 3। इसको उठा के कहाँ रख दिया मैम? कौन सी इक्वेशन में? फर्स्ट में या सेकंड में? कंफ्यूज मत होना, कोई सी में भी रख सकते, लेकिन रखेंगे कहाँ? जहाँ से मुझे आसान दिखे। तो आसान कहाँ से लगेगा? इसको आसान यहाँ बनेगा पहली वाली इक्वेशन में।
तो मैं रख रहा हूँ x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर मैंने x का मान समीकरण 1 में उठा के रख दिया तो देखो बच्चे x प्लस के वाई इक्वल टू 5 ये अपनी समीकरण नंबर 1 है। इसमें x की जगह मैं कितना चिपका सकता हूँ 3, तो चिपका दो। देखो x की जगह कितना रख दिया 3, ये 3 उधर जाके घट गया कितना 5 में से 3 गया 2, इसका मतलब y का मान है 2। तो इस प्रकार से इसका हल हो गया, x का मान 3 और y का मान 2। हम चेक भी कर सकते हैं, चेक करना मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया है। रख के देख लो, 3 और 2 रखोगे तो 5 आ जाएगा, x की जगह 3 रखो y की जगह 2, इसका मतलब मेरा हल भी सही है। तो इस प्रकार से ये विलोपन हो गया बच्चे एक चर का। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हो तो जाएगा, लेकिन आप इसको टफ बना दोगे, इसी आसान सवाल को टफ बना दोगे कि अगर मैं इसके गुणांक बराबर करूं। ठीक है बच्चे, तो हम आसान तरीके से करेंगे इस सवाल को। अगले सवाल को देखते हैं बच्चे, इसको आप नोट कर लीजिए। सवाल नंबर इसका सेकंड पार्ट है इसी का, उसको देखते हैं बच्चे। आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, चलो। अच्छा, दूसरा जो बच्चे है वो प्रतिस्थापन विधि से, उससे आप खुद ही हल करेंगे इसको, वो पिछली वीडियो में मैंने सिखा दिया है। ठीक है, आप नोट्स बनाओगे तब तो इसको अच्छे से दूसरी विधि से, दोनों विधि से हल करना, और आपको ये भी बताना कि आपको कौन सी अच्छी लग रही है। तो मैं इसमें से कर देता हूँ बच्चे फर्स्ट का सेकंड पार्ट, इसको देखते हैं एक बार। इसमें दो इक्वेशन दी है, एक तो 3x प्लस के 4y इक्वल टू 10 समीकरण नंबर 1। दूसरी इक्वेशन दी है 2x माइनस के 2y इक्वल टू 2 समीकरण नंबर 2। ये लिख दिया मैंने। तो देखो बच्चे, इनमें हम कैसे विलोप करेंगे। विलोप करने के लिए बच्चे मैंने बताया, पहले हमें चर के जो गुणांक होते हैं उनको बराबर करना होगा किसी भी एक का, या तो x का कर लो या y का। करेंगे किसका, जिसका हमें आसान होगा। तो अगर बच्चे यहाँ देखो, यहाँ y x का गुणांक 3 है, यहाँ x का गुणांक 2 है, तो अगर मैं एक गुणांक कर दूँ तो मुझे घटाना पड़ेगा, तभी कटेंगे। लेकिन एक चीज़ प्लस की एक माइनस की, अगर मैं इनका गुणांक 1 कर लूँ तो ये जोड़ने पे ही कट जाएंगे नहीं कट जाएंगे। इसका मतलब y का गुणांक करने इसमें आसान होगा, न कि x का। तो y का गुणांक आसान करने के लिए एक और आसान है कि इसमें सिर्फ एक ही समीकरण में गुणा करनी पड़ेगी, जबकि इसमें दोनों में अलग अलग से। तो इसका मतलब सर जी मैं अगर y का गुणांक ऊपर देखो कितना 4 और नीचे कितना 2, तो अगर मैं पूरी समीकरण में निचली वाले में 2 से गुणा कर दूँ तो यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि y के गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ने पर, क्यों कर रहा है बच्चे 2, क्योंकि जैसे मैं यहाँ 2 से गुणा करूंगा तो 2 दूनी 4, पूरी इक्वेशन में हो गया वैसे तो 4 यहाँ हो जाएगा, 4 यहाँ हो जाएगा, यानी कि y के गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 2 में पहले 2 से गुणा कर दो, समीकरण 2 ये रही, इसमें पूरे में गुणा होगी, ध्यान रखना बाएं तरफ भी और दाएं तरफ भी। 2 से गुणा करोगे तो यहाँ तो हो जाएगा 2 दूनी 4x, ये 2 दूनी 4y और ये 2 दूनी 4। ये समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दिया, और प्लस क्या करना समीकरण 1 में जोड़ने पर। समीकरण 1 सेम टू सेम है, 3x प्लस के 4y इक्वल टू 10। अब दोनों को क्या करना बच्चे, जोड़ना। तो यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर, जैसे हम आप जोड़ोगे तो यहाँ -4y और +4y कट गया, इतने माइनस के इतने प्लस के ये ऐड हो गए। देखो 4 और 3 7x, इधर बोलो कितने हो गया 10 और 4 14, यानी कि 14। तो x का मान आ गया 14 अपॉन में 7, यानी कि कितना 2। तो x का मान 2 आ गया। इसको कहाँ रख दोगे, जहाँ से मुझे आसान होगा x का मान y का मान निकालना। तो इसको मैं रख रहा हूँ समीकरण नंबर 1 में रखने पर। अगर x का मान जो मैं निकाल के रहा हूँ 2, इसको समीकरण नंबर 1 में रख दूँ तो बच्चे हम यहाँ पहुँच जाएंगे। चलो 3x प्लस के x की जगह मैं रख सकता हूँ, चलो एक बार इक्वेशन उतार लेते हैं, 4y इक्वल टू 10। 3x की जगह चिपका सकता हूँ 2 जो निकाल के लाया हूँ, तो 4y इक्वल टू कितना 10, कितना हुआ है 6 प्लस 4y इक्वल टू 10। तो 4y 10 माइनस के 6, ये उधर जाके 6 माइनस हो गया, तो कितना बचा बच्चे 4। तो y का मान आ गया 4/4 कितना 1, यानी कि y का मान 1। इस प्रकार x का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया। प्रतिस्थापन विधि से आपने खुद ही करना है इसको, ठीक है बच्चे, और आपको बताना भी है कि कौन सी आपको अच्छी लगी। तो इस प्रकार से हम बच्चे विलोप करते हैं किसी भी एक चर के गुणांक बराबर करके। आगे बढ़ते हैं बच्चे, इससे फर्स्ट जो सवाल है इसका थर्ड पार्ट आप खुद ही करोगे, तो हम आगे ये आपके लिए HW रहेगा। तो आगे फर्स्ट पार्ट का जो फोर्थ पार्ट है ना, ये करता हूँ मैं, ठीक है बच्चे। चलो देख लो एक बार क्या है।
एक्स बटा 2 प्लस 2y बटा 3 इक्वल टू माइनस का 1, एक्स माइनस के y बटा 3 इक्वल टू 3। इस टाइप का सवाल बच्चे पिछली एक्सरसाइज में भी था या नहीं था? बिल्कुल। तो x बटा 2 प्लस का 2y बटा 3 बराबर माइनस का 1, ये अपनी समीकरण नंबर 1 है। और समीकरण नंबर 2 क्या है बच्चे? x माइनस के y बटा 3 इक्वल टू 3, समीकरण नंबर 2। अब पहली बात तो यह बच्चे हैं कि समीकरण थोड़ी अपने सही रूप में नहीं है, तो पहले इनको सही रूप में लिखूंगा मैं। जैसे होती है अपनी मानक समीकरण किस रूप में होते हैं? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो उसी फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करूंगा, तब जाके इसको हल करेंगे। ठीक है बच्चे, तो हल करने के लिए देखो, पहले सरल बनाने के लिए इसको इनका दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे? निचर लोगे आपस में और फिर क्या? क्रॉस गुना। 2 3 जा 6 और यहाँ 3 1 एक्स और 2 2 4 वाई बराबर कितना बचा? माइनस का 1। ठीक है बच्चे, अब 6 इधर डिवाइड में तो उधर पहुंच जाएगा, कितना होगा? माइनस का 6, 6 कम 6। ठीक है बच्चे, तो ये हो गई अपने पास, ये समीकरण नंबर 3 बना लो। अब इसको भी चेंज कर लेते हैं बच्चे। इसको देखो, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या? 1। अब नीचे लोगे आपस में कितना? 3 कम 3 और इधर 3x और इधर 1 की माइनस वाई बराबर 3। तो ये आ गया 3x माइनस के वाई, 3 3 कितना बच्चे? 9। ये समीकरण नंबर 4। अब इन दोनों को यहाँ लिख लो, 3x माइनस के वाई इक्वल टू 9, समीकरण नंबर 4। अब ये बिल्कुल आपके जैसे शुरुआत के समीकरण थे बिल्कुल ऐसे आ गए। अब इन दोनों को मुझे विलोपन विधि से हल करना है। कैसे करेंगे बच्चे? विलोपन विधि से हल किसी एक चर के गुणांक बराबर करके। अब बताओ आप किसके चर गुणांक बराबर करोगे? यहाँ किसके करोगे? बिल्कुल सिंपल है, यहाँ 4y है, यहाँ 1y है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ 4 ले आऊँ, यहाँ क्या ले आऊँ? 4, तो ये प्लस का ही माइनस का कट जाएगा जोड़ने पे। तो आसान हो गया बच्चे। इसका मतलब समीकरण क्या करना हमने को? समीकरण नंबर जो 4 बनाई है हमने, इसमें मल्टीप्लाई कितना? 4 और प्लस कर देंगे समीकरण नंबर 3 में। ठीक है बच्चे, समीकरण नंबर 4 में 4 से गुना करके, क्योंकि 4 एकम 4 तभी आएगा यहाँ, और उसको ऐड कर दूंगा समीकरण नंबर 3 में। तो मेरे की पूरी कट जाएंगे y के, तो बाकी क्या बचेगा? x में बचेगा, उसको आप खुद हल करना है। ठीक है बच्चे, इसको आप खुद हल करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, ये भी आपके लिए ही है, आप कर लोगे मुझे उम्मीद है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, और इसके भी 5 पार्ट है। तो इसमें से बोला है बच्चे, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। विलोपन विधि से ज्ञात करना है। ठीक है बच्चे, तो चलो देखते हैं। तो दूसरे सवाल का फर्स्ट पार्ट पढ़ो इसको एक बार। यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है, यानी कि एक ही हो जाती है। ये मान लो, यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? ऐसे सवाल मैंने बच्चे पिछली क्लास में भी आपको बताया है। ऐसे सवाल जो इक्वेशन बेस होते हैं, यानी कि इक्वेशन खुद ही बनानी पड़ती है, इनमें से मैंने बताया आपको, यदि आपको इक्वेशन सोल्व करनी आती है और यदि आपने ऐसे सवालों की इक्वेशन बना ली, तो लगभग ये समझो कि आपका 50% क्वेश्चन तो इक्वेशन बनाने पे ही हो गया, क्योंकि सोल्व करनी तो आपको आती है। अब तो इसका मतलब आप बाकी पर्सन तो खुद ही कर लोगे। तो मेन बात है बच्चे ऐसे प्रश्नों में इक्वेशन को बनाना। तो इक्वेशन अगर आपने बना ली तो आपके लिए सवाल बिल्कुल आसान। तो पढ़ो बच्चों, इस सवाल हम कर चुके हैं इस टाइप का। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो भिन्न होते हैं वो किस टाइप की होती है, उसमें ऊपरला जो भाग होता है वो अंश होता है, निचला भाग क्या होता है? हर। तो मान लेते हैं बच्चे, जो भिन्न होते हैं उसके दो भाग में से माना भिन्न का अंश, यानी कि ऊपरला भाग कितना हो? x, और भिन्न का हर मान लेते हैं बच्चे, कितना मानोगे? y। कोई दिक्कत? तो भिन्न बताओ पहले क्या हो जाएगी? भिन्न फिलहाल के हिसाब से जो अपने x माना और हर माना y, तो उसके हिसाब से भिन्न हो जाएगी x/y। अब ऐसी इक्वेशन में दो अज्ञात है तो दो सब कंडीशन अपने को बनानी पड़ेगी। तो ठीक है बच्चे, तो दो कंडीशन वो सवाल में देगा भी, हमें उसी को पहचानना है। तो पहली कंडीशन उसने दे रखी है, उसको देखते हैं एक बार। फर्स्ट कंडीशन जिसमें बोला है बच्चे, यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे। अब देख बच्चे, अपने पास x/y ये अपनी भिन्न है, इसमें बोला है कि अंश में एक जोड़ दो। अच्छा, अंश ऊपरला है तो इसमें एक जोड़ दो, जोड़ दिया। ऐसे जोड़ना, ये नहीं कि पूरी भिन्न में जोड़ना, अंश में जोड़ना सिर्फ। तथा हर में से एक घटा दो, हर कितना है? y, तो इसमें से एक घटा दो। तो जो यह भिन्न है वो कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। तो लो, ये बन गई अपनी समीकरण।
अंश में एक जोड़ा और हर में एक घटा, तो यह कितनी हो जाती है, एक हो जाती है। तो यानी कि यह एक के बराबर हो जाती है। तो इसको बस चेंज करना है, मल्टीप्लाई गुना कर लो, इसके नीचे एक मानो और क्रॉस गुना, तो x प्लस 1 और इधर y माइनस 1 निकम y माइनस 1। तो इसको इधर ले आओ x माइनस के y और इसको इधर भेज दो, तो -1 और -1 माइनस के 2। अब मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक है बच्चे, अब ये समीकरण नंबर 1 हो गई। समीकरण नंबर 2 कहाँ से आएगी, सेकंड कंडीशन से। सेकंड कंडीशन क्या है बच्चे, सेकंड कंडीशन सवाल वाला खुद बताएगा, देखो आगे। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। अच्छा, हर में ही एक जोड़ रहा, अपनी भिन्न क्या आती है, x/y, x/y। इसका हर कौन सा है, निचला, अंश ऊपरला, तो हर में एक जोड़ दिया। हर में जोड़ना, सिर्फ अंश का कुछ लेना देना इसने किया नहीं इस बार। तो हर में यदि एक जोड़ दूँ तो यह 1/2 हो जाती है। बन गई बिल्कुल सिंपल। अंश और हर ये रहा, हर में सिर्फ एक जोड़ा तो यह 1/2 हो गई। तो इसका मतलब सर जी यहाँ मल्टीप्लाई क्रॉस गुना कर लो, 2x और 1 की उधर होगी तो y प्लस 1 ही, तो इधर आके 2x माइनस के y इक्वल टू 1। ये समीकरण नंबर 2। अब फर्स्ट ये रही अपने पास और समीकरण नंबर 2 ये रही। ठीक है बच्चे, इन दोनों को अपने को क्या करना है, हल। किस विधि से, वो भी विलोपन विधि से। तो इसको इसके नीचे रख लेता हूँ, x माइनस के y इक्वल टू -2। ये समीकरण नंबर 1। बताओ कैसे हल करोगे आप इनको, विलोपन विधि से। कौन सी विधि से बच्चे, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से देखो बच्चे, अगर मैं इनको गुणांक बराबर है, पहली बात देखो इनके गुणांक बराबर है y के, तो आसान है कि इनको ही आपस में खत्म कर लो। खत्म, अगर इसको खत्म करने में जाओगे तब अगर इनको जोड़ोगे इस बार, तो जोड़ने पे आपको बच्चे यहाँ पर ये कटने वाला तो नहीं है, क्योंकि दोनों चीज़ किसकी है, माइनस की है। इसका मतलब सर जी क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो समीकरण 2 से या समीकरण 1 से कोई से भी आपस में घटा लो, क्योंकि दोनों के गुणांक बराबर दिख रहे। तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, या ऐसे ही घटा लो जो ऊपर नीचे रखी है, समीकरण 2 में से माइनस कर दिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, ऊपर ली मतलब नीचे ली घटा दी। तो जैसे ही घटाओगे बच्चे, तो यहाँ देख लो एक बार, 2x माइनस के y इक्वल टू 1, x माइनस के y इक्वल टू -2। तो यहाँ लिखेंगे बच्चे घटाने पर। तो जैसे ही घटाओगे बच्चे, तो ये चिन्ह बदलेंगे इस बार। क्यों, क्योंकि घटाने का मतलब होगा यहाँ माइनस प्लस कितना होगा, माइनस और माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस। ध्यान रखना, घटाने पे हमेशा चिन्ह पूरी इक्वेशन में गुणा करेंगे चिन्ह की। तो चिन्ह की यहाँ माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस। चिन्ह की गुणा यदि आपको नहीं आती तो यहाँ लिख लेंगे बच्चे, प्लस गुणा प्लस कितना होता है बच्चे, प्लस, माइनस गुणा माइनस कितना, प्लस, प्लस गुणा माइनस माइनस, माइनस गुना प्लस माइनस। ठीक है, इसको लिख लेना, याद कर लेना, ये चिन्हों की गुणा होती है अपने पास। तो जैसे यहाँ माइनस, जिसका शुरुआत में कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ प्लस मानते, तो माइनस प्लस माइनस और फिर माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, क्योंकि हम घटा रहे तो माइनस से गुणा होगी। अब देखो 2x में से x गया, क्योंकि अब माइनस का हो गया तो कितना बचेगा बच्चे, x। अब एक y माइनस का और एक y प्लस का, तो ये कट गया। अब इधर बदलो, प्लस के 2 और प्लस का 1 कितना हुआ, 3। तो इसका मतलब x का मान आ गया 3। अब x के मान को उठा के कहाँ रख दोगे बच्चे, कोई से भी इक्वेशन में। तो इसको मैं रख रहा हूँ समीकरण नंबर 1 में। जैसे समीकरण नंबर 1 में रखोगे तो x माइनस के y इक्वल टू कितना, -2। तो यहाँ रखोगे x की जगह कितना रख सकता हूँ, 3 माइनस वाई इक्वल टू -2। तो माइनस वाई इक्वल टू -2, ये उधर जाके -3 तो -5 हो जाएंगे। यानी कि माइनस वाई की वैल्यू -5 के बराबर, माइनस से माइनस कट गया, यानी कि y का मान आ गया 5। तो इसका मतलब x का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया। तो अपने को अंश जो x माना था और y माना था हर, तो अपने को भिन्न ज्ञात करने थे बच्चे, तो भिन्न हो जाएगी, अतः लिख देंगे, अतः भिन्न। भिन्न अपने को मानी थी x बटा वाई। तो x कितना आया 3 और हर कितना आया, यानी कि y कितना आया 5। तो इसका मतलब जो भिन्न है वो 3/5 है। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार से हल पूरा होता है। आप इसको चेक भी कर सकते हो। चेक कैसे करोगे बच्चे, यहाँ जाओ, यहाँ से चेक करेंगे। देखो अगर मैं बोल रहा था कि अंश में एक जोड़ दो, हर में से एक घटा दो, तो वो भिन्न 1 हो जाती है। देखो यही कर लेते हैं, अंश में एक जोड़ो यानी कि 1 और हर में से एक घटाओ यानी कि 5 में से 1, तो 3 और 1 4 और 5 में से 1 गया 4, 4 से 4 कट गया यानी कि 1। इसका मतलब मेरा आंसर सही है। अंश में एक जोड़ने पर, हर में से एक घटाने पर यह भिन्न 1 हो रही है, तो इसका मतलब मेरा आंसर भी सही है। तो इस प्रकार से बच्चे हल होता है, इसको आप नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। ये सेकंड पार्ट है इसी का, प्रश्न नंबर 2 का। आगे मैं इसकी इक्वेशन आपको बना के दूंगा, आपको खुद सोल्व करनी है। ठीक है बच्चे, पढ़ो इसको। सेकंड पार्ट है, 5 वर्ष पूर्व
नूरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है बच्चे, आयु बेस्ड सवाल मैंने आपको पिछली क्लास में भी करवाया है, उसमें बताया था मैंने आयु बेस्ड सवाल को हम जिस समय की बात कर रहा है उस समय में ही जाके हल करेंगे। ठीक है, जिस समय की बात होगी उस समय में जाके ही हल करेंगे। अब पढ़ो इसको। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अच्छा, 2 है, एक तो नूरी और एक सोनू। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? फिलहाल की पूछी, तो फिलहाल बच्चे इनको मान लेते हैं, जो चीज़ अपने को ज्ञात करनी होती है उसी को मान लेंगे। ठीक है, तो माना नूरी की आयु, नूरी की वर्तमान आयु, कौन सी बच्चे? वर्तमान आयु। ये मान लिया अपने पास x वर्ष है, कितनी है? x वर्ष। और जो दूसरा है, दूसरा कौन है? सोनू। सोनू की वर्तमान आयु, इसकी मान लेते हैं बच्चे, कितनी मानोगे? y वर्ष। कोई दिक्कत नहीं आता। अब 2 अज्ञात हो गए तो 2 समीकरण अपने को बनानी पड़ेगी, जो कि जो समीकरण सवाल में देगा फर्स्ट 2 कंडीशन उन्हीं से बनेगी। अब फर्स्ट कंडीशन देखो बच्चे कैसे बनेगी। अब सवाल को दोबारा पढ़ो। क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कब की बात कर रहा है? 5 वर्ष की, तो 5 वर्ष पहले पहुंच जाओ यहाँ से। अगर मैं बात करूँ 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी होगी? फिलहाल कितनी है बच्चे? x वर्ष। तो 5 वर्ष पूर्व इससे 5 कम होगी ना, होगी कि नहीं होगी? होगी। और 5 वर्ष पूर्व ही किसकी? सोनू की आयु। सोनू की आयु कितनी होगी बच्चे? लिख लेते हैं पूरा। फिलहाल कितनी है सोनू की? y, तो उसमें से 5 घटा दो, इतनी रह जाएगी। ठीक है, अब सवाल वाला क्या बता रहा है बच्चे? बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जो है नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अच्छा, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु कितनी बच्चे? x माइनस के 5। यस, सोनू की आयु कितनी? y माइनस 5, इसकी 3 गुनी थी, यानी कि 17। नूरी की आयु ये रही 5 वर्ष पहले की, सोनू की आयु 5 वर्ष पहले ये रही, इसकी आयु की 3 गुनी थी, यानी कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ये बन गया अपने इक्वेशन नंबर 1। इसको आप आगे x माइनस के 5 अंदर गुना कर लो, 3y माइनस के 3 पंजे 15। तो इसको इधर ले आओ, x माइनस के 3y, 5 को इधर भेज दो, प्लस का हो जाएगा तो माइनस के कितने बचेंगे? 10। ये समीकरण नंबर 1। ठीक है बच्चे, और आगे बढ़ते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन में आगे बोल रहा है बच्चे, इसमें बता रहा है कि 10 वर्ष बाद, अच्छा यानी कि फिलहाल से 10 वर्ष आगे की बात होगी, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अच्छा, आगे की, तो 10 वर्ष बाद, पहले 10 वर्ष बाद मैं आयु देखूंगा कितनी होगी। 10 वर्ष बाद पहले नूरी की बताओ कितनी हो जाएगी? नूरी की आयु फिलहाल कितनी बच्चे? x वर्ष। तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस के 10 वर्ष। कोई दिक्कत? और 10 वर्ष बाद ही सोनू की आयु बोलो कितनी? सोनू की फिलहाल कितनी? y, तो 10 वर्ष बाद हो जाएगी y प्लस के 10 वर्ष। अब सवाल वाला क्या बता रहा है? सवाल वाला बता रहा है बच्चे कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि जो नूरी की आयु है 10 वर्ष बाद, नूरी की आयु कितनी? x प्लस के 10, या सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब सोनू की आयु 10 वर्ष बाद कितनी? y प्लस के 10, इसकी कितनी हो जाएगी? 2 गुनी। कोई दिक्कत? तो 2 से अंदर गुना कर लो, तो x प्लस के 10, ये 2y और 2 10 20। तो उसको उधर ले आओ, x माइनस के 2y और इसको उधर भेज दो, 20 में से 10 जाएगा 10। ये समीकरण नंबर 2। तो इस प्रकार से अपनी समीकरण बन गई। इनको आपने विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोप करना है, x माइनस के 3y इक्वल टू -10, x माइनस के 2y इक्वल टू 10। अब बच्चे विलोप मैं बता देता हूँ, वैसे करना आपको ही है। अगर आप इस बार y के विलोप करने जाओगे तो y का विलोप करना हो तो जाएगा, करने की कोई दिक्कत नहीं। इसमें कितने से गुना करो? 2 से, यहाँ 6 आ जाएगा। इसमें 3 से गुना कर दो, यहाँ कितना भी, यहाँ भी कितना आ जाएगा? 6। तो y के जो गुणांक हमें समान हो जाएंगे, हो जाएगा, क्योंकि आप अभी तक y के गुणांक करते आए। लेकिन हो तो जाएगा, लेकिन ये टफ बनेगा। आसान कैसे बनाएंगे बच्चे? हमें दिख रहा है कि x का गुणांक इस बार बराबर है, देखो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसका मतलब x का गुणांक बराबर है, तो इनको गुणांक बराबर करने की जरूरत नहीं। तो इनको काटने के लिए क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा बच्चे। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पे अपने आप x कट जाएंगे, क्योंकि यहाँ प्लस और यहाँ आ जाएगा माइनस, और बाकी पूरा का पूरा y में डाटा रह जाएगा।
इस प्रकार से मेरा y का मान आ जाएगा, और y को मैं कहाँ रख दूंगा, 1 में रख लो या 2 में, वहाँ से किसका मान आएगा, x का। तो इस प्रकार से x y अपने आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ये आपके आपको ही खुद करना है। ठीक है, आगे सवाल को चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 का थर्ड पार्ट जो कि आपकी स्क्रीन पर आ गया है अब। तो बढ़ते हैं बच्चे अगले प्रश्न की ओर जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। दूसरे सवाल का तीसरा पार्ट, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चे संख्या बेस्ड सवाल है, और संख्या बेस्ड जो सवाल आता है वो मोस्टली 2 अंकों की संख्या पे ही आता है। तो इसको हम लिख लेंगे। इसके एक बात याद रखना बच्चे, हमेशा जो मान लेते हैं पहले, माना 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, ठीक है बच्चे, उसको रट्टा मार देना बच्चे। हमेशा 2 अंकों की संख्या ऐसे मानी जाती है 10x प्लस के y, जहाँ पर x और y क्या है, अंक। y जो है वो इकाई का अंक है और x क्या है, दहाई का अंक है। क्योंकि 2 अंकों की संख्या हमेशा ऐसे बनेगी, मान लो जैसे 21, तो इसको मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख जाऊँगा 2 गुना 10 प्लस के 1। ये दहाई का अंक होगा, ये इकाई का अंक होगा। ठीक है बच्चे, तो रट्टा मार लो, हमेशा कोई भी 2 अंकों की संख्या ऐसे माननी जाएगी। वैसे अगर 3 अंकों की आपको संख्या माननी होगी तो वह ऐसे माननी जाएगी, लेकिन मोस्टली 2 अंकों का ही पूछी जाती है। लेकिन अगर आप मानना चाहो तो ऐसे 3 अंकों की संख्या मान सकते हैं, लेकिन 3 अंकों की संख्या पे सवाल नहीं आता, सवाल सिर्फ 2 अंकों की संख्या पे आता है। तो बच्चे रट्टा मार लो, हमेशा 2 अंकों की संख्या 10x प्लस के y। ठीक है बच्चे, इसमें x और y क्या हो गए, अंक। ध्यान रखना 10 इसलिए लगा क्योंकि वो दाई के स्थान पे है। इसका भी रीजन आप जान लोगे। मान लो आपका x का मान कल को 1 आ गया और y का मान 2 आ गया, तो यहाँ पर डाउट हो जाता है बच्चे की संख्या 1 2 है या 2 1 है। इसलिए हम पहले ही उसको x के स्थान पे 10 गुना में लिख देते हैं कि यानी कि हम इसे मान के चल रहे, तो इस हिसाब से हम संख्या को बाद में रख देंगे, इसलिए ही हम 10x प्लस के y मानते हैं। ठीक है बच्चे, चलो तो आते हैं बच्चे अब सवाल में। देखो अपने पास 2 अज्ञात हो गए x और y इस टाइप में, और उन्होंने बोला है सवाल वाले ने कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, यानी कि फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी बच्चे, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग जो है वो 9 है। अंक कौन कौन से अपने पास बच्चे, x और y, इनका योग यानी कि x प्लस के y कितना है, 9 है। समीकरण नंबर 1 बन गई, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड कंडीशन में। सेकंड कंडीशन यानी कि द्वितीय शर्त अनुसार उसने बोला है कि यदि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। अच्छा, इस संख्या का जो 9 गुना है ना, वो संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ध्यान से देखियो, इस संख्या का 9 गुना, संख्या कौन सी अपनी 10x प्लस के y, इसका 9 गुना, कोई दिक्कत। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों से पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यानी कि अगर मैं इसके अंकों को पलट दूं और जो नई संख्या बनेगी उसका 2 गुना है। अब ध्यान से देखना, संख्या पलटने पर क्या बनेगी, संख्या अंकों को पलटने पे, अंकों को पलट दिया तो इसका मतलब y इधर आ गया और x इधर आ गया, तो नई संख्या ऐसे बनेगी। कैसे कैसे बच्चे, जैसे मान लो 12 संख्या, तो अंकों को पलटने पर कितनी आ गई, 21 आ गई ना, तो y अंक जो है वो इधर आ लिया और x इधर जा लिया, यानी कि y दहाई बन गया और x इकाई बन गया। अब ये 2 गुना है। ठीक है बच्चे, जो पुरानी संख्या है थी यानी कि पहली संख्या थी उसका 9 गुना अंकों को पलटने पे बनी नई संख्या का 2 गुना है। कोई दिक्कत। चलो तो आगे बढ़ते हैं, इसको सोल्व कर लो। कितना बनेगा, 90x और प्लस के 9 कम 9y इक्वल टू कितना 20y और प्लस के 2x। सबको इधर ले आओ बच्चे, तो 90x माइनस के कितना 2x, इसको उधर ले जाओ तो 20y में से माइनस का 9y, x वाले को उधर ले आओ, y वाले को उधर, तो कितना बचेगा बच्चे 88x बराबर कितना 11y। तो यहाँ से x का मान निकाल लो बच्चे, 11/88 इंटू वाई, कितनी बार 8 बार। या y का निकाल सकते हो, जो 8 को इधर पहुँचा दो, 8x बराबर कितना आ जाएगा y, किसी का भी निकाल लो। अच्छा, अपने को विलोपन विधि से लिखा है ऊपर, ठीक है, तो विलोपन विधि से ही कर लेते हैं बच्चे। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ कैसे लिखेंगे आप बताओ, 8x माइनस के y इक्वल टू
जीरो, ये अपनी समीकरण नंबर 2। फर्स्ट क्या है, x प्लस के वाई बराबर 9, 8x माइनस के वाई इक्वल टू 0। देखो y के गुणांक बराबर है तो इनका विलोप आसानी से हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो। तो मैं कर रहा हूँ 1 प्लस के 2, ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे, यानी कि समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 अपने पास क्या है, x प्लस के वाई इक्वल टू 9, और समीकरण नंबर 2 जो अभी निकाल के लाए 8x माइनस के वाई इक्वल टू 0, दोनों को ऐड कर दो। जैसे आप जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, x प्लस के 8x कितना हुआ 9x, और ये 9 प्लस 0 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 9/9, यानी कि कितना 1, यानी कि x का मान कितना 1। अभी किसका निकालना, y का भी। तो y का मान निकालने के लिए क्या करूँगा बच्चे, x का जो मान है उसको कहाँ उठा के रख दूँ, बताओ कहाँ रख दूँ, समीकरण नंबर 2 में। यहाँ बिल्कुल आसान हो जाएगा, तो इसको रख देंगे हम समीकरण 2 में। रखने पर अगर रख दिया तो 8x, x की जगह 1 माइनस के वाई इक्वल टू 0, वाई उधर जा लिया, 8 एकम 8, यानी कि y बराबर 8। ठीक है बच्चे, या 8 बराबर y, यानी कि y का मान कितना है 8। अतः हमने जो संख्या मानी थी, अतः संख्या, तो देखो बच्चे संख्या अपने को मानी थी 10x प्लस का y, x का मान कितना 1 और y का मान 8, यानी कि 10 एकम 10 और प्लस 8, यानी कि संख्या आ गई बच्चे 18। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार से ये प्रश्न भी पूरा होता है। अपनी पास संख्या क्या है बच्चे 18। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेंगे, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, इसको चेक भी कर सकते हैं। देखो बच्चे 1 8 कितना हुआ 9, और अगर अंकों को पलट दूं तो यहाँ पर तो फिलहाल 9 गुना 18 कितना बैठ रहा, 18 निम्न शायद 162 हो। ठीक है बच्चे, अंकों को पलटने पर नई संख्या बनेगी 81, 81 का 2 गुना भी 162 ही होगा, इसका मतलब यह अपनी संख्या सही है। ठीक है बच्चे, चलो तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर बच्चे, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ गया है। दूसरे सवाल का फोर्थ पार्ट। ठीक है बच्चे, पढ़ो इसको। क्या बोल रहा है कि मीना जो है रुपये 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। अच्छा, 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से ₹50 और ₹100 के नोट देने के लिए कहा। अच्छा, 50 रुपये के नोट है और 100 रुपये के नोट है। चलो, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। अच्छा, निकाले कितने भाई 2000 रुपये, और उसमें 50 के भी नोट है और 100 के भी नोट है, टोटल नोट कितने हैं 25 रुपये। तो ठीक है बच्चे, इसको मैं मान लेता हूँ, जो कुछ भी निकालना है उसी को मान लेंगे हम। दूसरे का फोर्थ पार्ट, इसकी इक्वेशन बना के दूंगा, बस मैं हल आप खुद करेंगे। माना 50 रुपये के नोट की संख्या मानेंगे बच्चे, अपने पास है x नोट, कोई दिक्कत, और 100 रुपये के जो नोटों की संख्या है उसको मान लेंगे बच्चे कितनी y नोट, यानी कि अपने पास 100 रुपये के y नोट है और 50 रुपये के x नोट है। तो फर्स्ट कंडीशन उसने बोली है बच्चे, फर्स्ट शर्त यानी कि प्रथम शर्त अनुसार वो क्या बोला है कि जो कुल नोट है ना, मीना ने कुल कितने नोट निकाले 25, तो अपने को 50 रुपये के कितने नोट माने x, और y 100 रुपये के y नोट, तो इनके टोटल कितने आए 25। तो एक इक्वेशन तो ये रही, यानी कि नोटों की संख्या टोटल कितनी 25। सेकंड कंडीशन देखो बच्चे, सेकंड कंडीशन में बोल रहा है क्या कि उसने जो है ना 2000 रुपये निकाले, टोटल कितने रुपये 2000, और 2000 रुपये में उसके पास एक तो है 50 के नोट है और एक है 100 के नोट। और जो 50 के नोट है में उनकी संख्या कितनी है बच्चे x, और जो 100 के नोट है उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या है y। तो ये बताओ कि टोटल 2000 रुपये कैसे बैठेंगे। मान लो आपके पास 50 रुपये के 10 नोट है, तो टोटल कितने बच्चे पैसे कितने हुए 500 रुपये, याद रखना 50 दाम 500 रुपये। तो अपने पास 50 रुपये के कितने नोट है x, तो टोटल कितने हो जाएंगे इनके हिसाब से 50x रुपये। ठीक है, और 100 रुपये के कितने नोट है y, तो 100 रुपये के पैसे कितने बैठेंगे 100, मतलब 100 रुपये के नोटों की संख्या y है। मान लो आपके पास नोट होते 100 रुपये के 2, तो कुल पैसे कितने बैठते 200 होते ना, 100 गुना 2 यानी कि 200 रुपये। अब 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है y, तो पैसे कितने बैठ जाएंगे 100 गुना y, कोई दिक्कत। अब टोटल कितने हैं बच्चे 2000,
भाई साहब इन दोनों को मिला के तो, इन नोटों को मिला के तो 2,000 रुपये निकाले उसने, 2,000 या 2,000, ठीक है। तो ये एक समीकरण ये रही, एक समीकरण ये रही, ये आपको खुद ही हल करनी है। इनको हल करने के बाद आप इनका आंसर निकालेंगे, उतनी नोटों की संख्या आ जाएगी 50 रुपये की और 100 रुपये की, ठीक है बच्चे। चलो आप इस प्रश्न को हल करें और हल करके नीचे कमेंट में आंसर बताना, ठीक है। मैं आपको सही या गलत का जवाब दूंगा, ये आपके लिए है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दूसरे का 5वां पार्ट, लास्ट का है इस एक्सरसाइज का, तो इसको भी देखते हैं बच्चे, पढ़ो इस बार। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया। अच्छा, और क्या है कि उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया वो कितना है बच्चे, एक अलग किराया है। अच्छा, एक अलग किराया है प्रत्येक अलग दिन का, यानी कि फिक्स है पहले तो। और इसके बाद जो है हर एक दिन के लिए 3 दिन के बाद अलग किराया है। और बोल रहा है कि सहिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक को पढ़ने के लिए 27 रुपये दे किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो जो नियत किराया है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल सवाल है, इस टाइप का सवाल हमने बच्चे पिछली एक्सरसाइज में कर लिया है, तो जो कुछ पूछा है उसी को मान लेते हैं। दूसरे पार्ट का 5वां सवाल, तो माना पहले 3 दिन का नियत किराया, जो पहले 3 दिन के लिए नियत किराया है ना, उसको मान लेते हैं बच्चे x रुपये। कितना, x रुपये, कोई दिक्कत। और तथा इसके बाद प्रति दिन का किराया, प्रतिदिन का किराया वो मान लेता हूँ बच्चे मैं y रुपया प्रतिदिन लेता है इसके बाद, ठीक है। यानी कि पहले 3 दिन का जो फिक्स किराया है वो मान लिया अपने पास बच्चे x रुपया, और इसके बाद जितने भी दिन लेगा प्रतिदिन के हिसाब से वो होगा y रुपया। इस टाइप का प्रश्न हम पिछले एक्सरसाइज में कर चुके हैं। तो 2 अज्ञात हो गए तो 2 कंडीशन बनेगी। फर्स्ट कंडीशन देखो बच्चे, बोला है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए। कितने दिनों तक, 7 दिनों तक, ध्यान रखना। तो 7 दिनों का हिसाब कैसे जाएगा बच्चे, 3 दिन प्लस 4 दिन, क्योंकि 3 दिन का किराया उसका फिक्स है। तो देखो 3 दिन का किराया कितना होगा, इनको मैं 2 जगह तोड़ दूंगा, 3 दिन और 4 दिन। अब ये बताओ 3 दिन का किराया कितना बच्चे, x रुपया फिक्स है। इसके बाद प्रतिदिन का किराया कितना, y, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा, 4y। सिंपल है। और टोटल कितने रुपए दिए, 27। बोलो हाँ या ना। इस प्रकार इक्वेशन पहली बन गई। पहले 7 दिनों तक किसी कोई सरिता है उसने 27 रुपये अदा किए, तो 3 दिन में फिक्स लगे होंगे, तो जो है उसका x रुपया। बाकी जो दिन बचे यानी कि 4 दिन में प्रतिदिन के हिसाब से रुपये लगे होंगे, वो मान रखा मुझे y रुपये प्रतिदिन, तो कितना हो जाएगा, 4y। सेकंड कंडीशन बोलो। सेकंड कंडीशन में जो सुशी है उसने 5 दिन में 21 रुपये अदा किए। अब 5 दिन का हिसाब कैसे जाएगा बच्चे, 5 दिन, तो ये जाएंगे, देखो 3 दिन तो फिक्स है और प्लस कितना, 2 दिन। 3 दिन फिक्स का कितना, x रुपये, और 2 दिन का y रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कितना, 2y, बराबर कितने दिए बच्चे, 21 रुपये। तो ये समीकरण नंबर 2। इन दोनों को आपको हल करना है। चलो कर लेते हैं इसको तो जल्दी से। देखो दोनों के x के जो गुणांक हमें सेम है, इसका मतलब इनका विलोप हम आसानी से कर सकते हैं। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 में घटा रहा हूँ, यहीं घटाता हूँ, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो घटाऊंगे ये चीज़ माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ऊपर नीचे रख के नहीं घटा रहा इस बार, कट गया। 4y से 2y, 27 में तो 21 गया 6, कितना 3, यानी कि y का मान आ गया 3। इसको मैं रख दूंगा समीकरण 1 में। जैसे समीकरण 1 में रखेंगे तो x प्लस के y 4y इक्वल टू 27। अब y का मान है 3, देखो x 4y, y की जगह 3 इक्वल टू 27, तो कितना आएगा 12 इक्वल टू 27। ये उधर जाके घट जाएंगे, 27 में से 12 घटे, बोलो बच्चे 15, तो x का मान आ गया 15।
यानी कि पहले 3 दिन का फिक्स किराया कितना हो गया, लिख देंगे अगली लाइन से, अतः नियत किराया, जो पहले 3 दिन का नियत किराया था वो कितना आया बच्चे, 15 रुपये। और इसके बाद प्रतिदिन का किराया वो कितना है बच्चे, यानी कि वाई जो है था वो कितना है, 3 रुपये प्रतिदिन। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार से हमारा पूरा ये सवाल होता है, ये एक्सरसाइज भी पूरी होती है। हाँ, एक आपके लिए एच डब्ल्यू नहीं, आप सवाल को करिए और नीचे कमेंट में जवाब दिए। मान लो आपको 10 दिन जो ये पुस्तक है इसको 10 दिन आपको पढ़ना होता, तो आप कितने रुपए अदा करते। ठीक है बच्चे, उस पुस्तकालय को। तो इस सवाल का आपको जवाब देना है नीचे कमेंट में। ठीक है, आप दीजिए। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज पूरी होती है। आगे पढ़ेंगे हम बच्चे एक्सरसाइज 3.5। ठीक है, तो आपके लिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप व्यस्त रहे, मस्त रहे और देखते रहिए वेद स्टडी चैनल। धन्यवाद।